गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वैशाली मित्तल। तो गाइस, हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के PTC 65 के मैगज़ीन कर रहे थे। तो आज हम अपना 4th वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ऑलरेडी 3 वीडियोस में लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके पहले देख लीजिए। तो आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है कर्नाटका असेंबली के स्पीकर डिसीजन को टू डिस्क्वालीफाई 17 लॉ मेकर्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, लेकिन उन्हें अलाउ किया है कि वो बाई पोल्स को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पार्लियामेंट को बोला है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, ताकि जिसमें हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स को एक्सक्लूसिव पावर्स दे रखी हैं टू डिसाइड ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको एक बार स्ट्रिप किया जाए या रिव्यू किया जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? मैंने आपको कल भी शायद बताया था, जब मैं अमेंडमेंट्स की बात कर रही थी कि कब अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था। तो ये 10th शेड्यूल में आता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इंसर्ट हुआ था। इसमें हम जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे लोकसभा का स्पीकर है, राज्यसभा का चेयरमैन है, ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्पीकर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर इज़ डीम टू बी डिफेक्टेड, उसको कब कब डिफेक्ट कर सकते हैं? इफ़ ही आइदर वॉलंटरीली गिव्स ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। अगर सपोज़ करो बीजेपी की पार्टी का मेंबर है, अब उसका वो MP बन गया या MLA बन गया, लेकिन अब कुछ टाइम बाद उसने बीजेपी से हट के, मतलब बीजेपी से निकल के, और उसने कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, तो इस ग्राउंड पे उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या अगर वो डिसओबे करे, मतलब कि अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करे, डिफाइंग द पार्टी हु विप ऑन एन इशू लॉस इज मेंबरशिप, तो भी अपनी मेंबरशिप को वो लूज़ कर देगा। ये जो लॉ है वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज पे दोनों में अप्लाई होता है। अब एक्सेप्शंस क्या है, मतलब कब हम डिफेक्शन नहीं करेंगे किसी भी मेंबर को? तब अगर 2 पार्टीज़ मर्ज कर जाएं तो हम उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। लेकिन मर्ज भी तभी कर सकती हैं प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर्स आर इन द फेवर ऑफ द मर्जर। और अगर किसी पर्सन को हमने एज अ स्पीकर या एज अ चेयरमैन इलेक्ट कर दिया हो, देन ही कुड रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी वंस ही डिमिट्स दैट पोस्ट। अगर उसको स्पीकर बना दिया है तो वो क्या कर सकता है, रिज़ाइन कर सकता है अपनी पार्टी से, और उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, लोकसभा में जो स्पीकर होता है वो हमेशा जो पार्टी होती है, जो फिर भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसी का होता है स्पीकर। ठीक है। अगर वेट सॉरी, तो मैं क्या बता रही थी कि जो स्पीकर है उसको, लेकिन अगर डिसाइडिंग वोट देनी पड़ जाए और अगर वो अपनी जिस पार्टी से वो फेवर में स्पीकर बना है, अगर वो अगेंस्ट में दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो इसमें जो स्पीकर है या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको इस चीज़ में रिलैक्सेशन है। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले जब ये लॉ बना था एंटी डिफेक्शन में, जिसमें हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर दी थी डिसाइड करने की ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में, उसमें क्या था कि जो भी वो डिसीज़न देगा उसको जुडिशियल रिव्यू पे सब्जेक्ट नहीं होगा, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन 1992 में कि होल्तो होलोहान वर्सेस जचिलू एंड अदर्स केस आया, उसने बोल दिया कि वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर टू डिस्क्वालीफाई, स्पीकर एक्ट्स लाइक अ ट्रिब्यूनल एंड द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर इज अमेंडेबल टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब जब भी स्पीकर अपना कोई डिसीजन देता है वो एक एज अ ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब क्वासी जुडिशियल की तरह एक्ट कर रहा है, और उसका जो भी डिसीजन होगा वो अपील करने के लिए या जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। टाइम लिमिट विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड एंटी डिफेक्शन केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बोला है कि डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर की पटिशन को 4 वीक्स के अंदर ही उसे सॉल्व किया जाए। आई होप आपको गाइस ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी आंध्र प्रदेश की असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने का। आपको पता होगा कि अभी इंडिया के 7 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया है, तो इसलिए अब 6 स्टेट्स रह गई हैं जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से अंडर आर्टिकल 169(1) में
कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करके क्रिएट भी कर सकती है काउंसिल को और एबॉलिश भी कर सकती है। रिजोल्यूशन बाय द असेंबली हैज़ टू बी पास बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। जो भी स्टेट असेंबली जब रिजोल्यूशन पास करती है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। द पार्लियामेंट्री लॉ मेक्स अमेंडमेंट टू आर्टिकल 168(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स नेम ऑफ द स्टेट दैट हैव 2 हाउसेज। जिन स्टेट के पास 2 हाउसेज मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, उसमें जो पार्लियामेंट है वो अमेंड करती है कौन सा आर्टिकल 168(1) क्लोज 1 सब क्लोज ए। तो गाइस आपको समझ में आ गया। इसमें यह है कि आंध्र प्रदेश ने अभी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने का एक रेजोल्यूशन पास किया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स क्या होती हैं? जो काउंसिल है वो कभी भी राज्यसभा की तरह होती है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। इज़ नॉट अ रिवाइजिंग बॉडी, इट इज़ ओनली अ डिलेटरी चैम्बर और एन एडवाइजरी बॉडी। जो फाइनल पावर होती है किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास करने की वो असेंबली पे ही होती है। और जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो किसी भी बिल को 4 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। लाइक फर्स्ट इंस्टेंस में वो 3 मंथ तक डिले कर सकती है और सेकेंड इंस्टेंस में वो और 1 मंथ तक डिले कर सकती है। वाई एन ऑर्डिनरी बिल विच हैज़ ओरिजिनेटेड इन द काउंसिल, सपोज करो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कुछ ओरिजिनेट बिल वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ और अगर वो असेंबली को उसके बाद सेंड करती है और अगर असेंबली उसको रिजेक्ट करती है तो वो बिल वहीं के वहीं लैप्स हो जाएगा और डेड हो जाएगा। काउंसिल हैज़ नो इफेक्टिव से इन द रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में काउंसिल का कोई भी रोल नहीं है। इन दिस रिस्पेक्ट ऑल्सो द विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल्स ओवर दैट ऑफ काउंसिल। इस रिस्पेक्ट में भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी पावर ही प्रिवेल करती है एज़ कम्पेयर टू काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक, लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2019 में, उसमें ये देखा गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मिनिमम जो कि 10% वोट्स चाहिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट के लिए वो सिक्योर नहीं किए। ठीक है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन है क्या? पहली बात देखो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? स्टैट्यूटरी पोस्ट है। और जो इसका रैंक होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक की तरह होता है और ये काफ़ी मेंबर ऑफ पैनल्स में इंक्लूड होता है। जब हम किसी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, लाइक जैसे CVC के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें एक मेंबर होता है जो डिसाइड करता है, CBI के डायरेक्टर में या लोकपाल एक्सेट्रा। तो आपको पता चल गया लीडर ऑफ अपोजिशन जो स्टैट्यूटरी पोस्ट है और दूसरा इसका जो रैंक है वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के जितना है। इसकी जो पावर्स हैं वो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 से आती है। एक्ट डिफाइन करता है लीडर ऑफ अपोजिशन वो होता है लीडर इन दैट हाउस ऑफ पार्टी इन द अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन में सबसे ज़्यादा, लाइक सपोज करो बीजेपी अभी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में आई अपनी पार्टी, अब उसके अगेंस्ट अगर सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस की पार्टी है तो वो खुद अपना लीडर सोचेंगे कि हम किसको सिलेक्ट करें और उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन हम बना देते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो। हाउएवर द रिकॉग्नाइजिंग लीडर ऑफ अपोजिशन द स्पीकर शुड फॉलो। जब भी आप स्पीकर ही रिकॉग्नाइज करता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, आई मीन उनको एक रिकॉग्नाइजेशन देता है, पार्टी साइड तो उनकी खुद की पार्टी करेगी जो भी अपोजिशन की पार्टी होगी, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन कौन देगा कि हाँ ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो स्पीकर डिसाइड करेगा और फॉलो करेगा डायरेक्शंस बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा इशूड इन 1956। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन स्पीकर इज नॉट obliged to recognize any member of the largest opposition party in the Lok Sabha as leader of opposition in case the said party does not have the strength equal to 1/10 of the quorum required for a sitting of the house। ठीक है गाइस, आपको पता चल गया क्या ही है। देखो इस न्यूज़ में बस एक यही न्यूज़ तो इसलिए ही थी क्योंकि किसी ने 10% सिक्योर नहीं किया, लेकिन जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन किस एक्ट से अपनी पावर्स को विड्रॉ करता है, कौन सी पोस्ट है, क्या रैंक है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। देखो गाइस 2 तरह के बिल होते हैं जो हाउसेज में इंट्रोड्यूस होते हैं, ना इधर लोकसभा या राज्यसभा। एक गवर्नमेंट बिल होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है। गवर्नमेंट बिल वो होता है जो किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया हो और प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो किसी नॉर्मल एक जो पार्लियामेंट का मेंबर है उसके द्वारा पास किया गया, मतलब कि वो मिनिस्टर ना हो। अब जो प्राइवेट मेंबर बिल है जो राज्यसभा में प्रपोज हुआ है, दैट सीक्स रिमूवल ऑफ द लिमिट ऑन द कैंडिडेट इलेक्शन एक्सपेंडिचर एंड प्रपोजल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो राज्यसभा में प्रपोज हुआ है, उसने बोला है कि जो इलेक्शन
एक्सपेंडिचर होता है उसके से लिमिट हटा दी जाए और प्रोपोज़ किया है कि इलेक्शंस में स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर इज़ रेफर टू एज एन प्राइवेट मेंबर। इसके जो हाउस में इंट्रोड्यूस होना होता है वो उसको 1 मंथ नोटिस चाहिए होता है। गवर्नमेंट बिल्स कभी भी डिस्कस हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी दिन, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर होते हैं के बिल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही डिस्कस होते हैं। लास्ट टाइम कोई अगर प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ था बोथ हाउसेज वो 1970 में हुआ था, और वो कौन सा था, सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन बिल 19। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही हैं जो अभी तक लॉ बने हैं, जिसमें से 5 इंट्रोड्यूस हुए थे राज्यसभा में। जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो ओरिजिनेट हो सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन मनी बिल में वो कभी भी प्राइवेट मेंबर बिल अपना इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब मनी बिल कभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्सपेंडिचर लिमिट 70 लाख लगा रखी है जो भी लोकसभा के इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं। It is mandatory for all the candidates to open an account in bank for the expenses payment of which will be made through checking। लेकिन अगर इनकरेक्ट अकाउंट या कोई भी एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द सीलिंग होता है तो उनको 3 साल तक डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन कैंपेन के एक्सपेंडिचर में कोई भी सीलिंग्स नहीं लगाई हुई है, ना ही लोकसभा में ना ही असेंबली के प्रोसेस। अब लैप्सिंग ऑफ बिल्स, नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जैसे कि वेंकैया नायडू जी, उन्होंने बोला है कि एक बार हमें रीथिंक करना चाहिए प्रोविज़न के जिसमें ऑटोमेटिक लैप्सिंग के प्रोविज़न्स हैं, क्योंकि इस वजह से क्या है कि हम लोकसभा का काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती हैं और जो पेंडिंग बिल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा वही प्रोसीजर फॉलो करो, ये इंट्रोड्यूस कराओ, फलाना लो, तो इस वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पहली बात प्रोविज़न क्या है, आर्टिकल 107 डील करता है इंट्रोडक्शन और लैप पासिंग ऑफ बिल से। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अगर लोकसभा डिसोल्यूट हो जाए तो कौन कौन से बिल हैं जो लैप्स हो जाते हैं। अगर कोई बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है लेकिन अगर उस लोकसभा में अभी भी पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा। अगर बिल पास हो गया है, ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा में और पास भी हो गया राज्यसभा में और उसके बाद अब वो लोकसभा में गया था लेकिन अब वो पेंडिंग है, वो लैप्स हो जाएगा। अगर कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है और लोकसभा से भी पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो भी पास हो जाएगा। अगर कोई बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और लोकसभा में पास होने के बाद वो लोकसभा ने उसको दोबारा कुछ मॉडिफाई करके राज्यसभा में दोबारा भेज दिया कि यार रिव्यू कर लो, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लैप्स हो जाएगा। अब कुछ बिल ऐसे होते हैं जो लैप्स नहीं होते हैं, वो बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन अभी राज्यसभा ने पास ही नहीं किया वो लैप्स नहीं होता, मतलब कि जो भी राज्यसभा में ही ओरिजिनेट हुआ है लेकिन अभी वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट ने ये नोटिफाई कर दिया कि हम जॉइंट सेटिंग करेंगे बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, वो बिल भी लैप्स नहीं होता। अगर बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है लेकिन अभी प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए बाकी है तो वो भी लैप्स नहीं होगा। जो बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया है लेकिन वो प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको रिटर्न किया है फॉर रिकन्सिडरेशन, वो भी अभी लैप्स नहीं होता। ठीक है गाइस, समझ में आ गया कि किस किस प्रोविज़न में बिल लैप्स होता है और कब नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, रिसेंटली प्रेसिडेंट हैज़ रिजेक्टेड अ पिटीशन डिमांडिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ दिल्ली एमएलए फॉर एलिगेटली होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक दिल्ली एमएलए की डिसक्वालिफिकेशन की बात हो रही थी, क्यों, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रेसिडेंट ने उस पिटीशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आर्टिकल 1021 और आर्टिकल 191 ये दोनों डील करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। 1021 पार्लियामेंट में करता है और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में करता है, बट ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, ना ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डिफाइंड है। ये ऑन द डिसक्वालिफिकेशन बताता है ये जो आर्टिकल है कि किस बेसिस पे हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं अगर किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्रद्युत बरदोलिया वर्सेस स्वपन राव केस में ये बोला था कि हम किस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इसके फॉलोइंग क्वेश्चन में हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर वेदर द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू रिमूव और डिसमिस द होल्डर, वेदर द गवर्नमेंट पेज द रिम्यूनरेशन, what are the functions of the holder and does he perform them for the government, does the government exercise any control over the performance of। जय बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको नहीं पता तो अगर आप ये पढ़ोगे पार्लियामेंट के चैप्टर में, उसमें इस केस के बारे में जिक्र किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको नहीं माना जाएगा विच इज़ कैपेबल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको माना जाएगा
एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ यील्डिंग अ प्रॉफिट और पेक्यूनियरी गेन, जिसमें गेन या प्रॉफिट के बारे में यील्ड किया जा रहा हो। Thus, it is not the actual receipt of the profit, but the potential for profit that is the deciding factor in an office of profit के। जया बच्चन के केस में क्या हुआ था कि जया बच्चन की जो मैडम जी एक्ट्रेस थी हैं, वो किसी एनजीओ की मेंबर थी, तो किसी ने उनके अगेंस्ट बोला था कि यार ये तो मेंबर भी हैं पार्लियामेंट की और इन्होंने लाइक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट करी थी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तब होता है जब आप किसी गेन के लिए आप वहाँ बैठे हो, ठीक है। तो गाइस एक आज की क्लास न्यूज़ देख लेते हैं और मैं फिर सेकंड पार्ट आज ही ख़त्म कर दूँगी। कैबिनेट कमिटीज़ रिकॉन्स्टिट्यूट। अभी तक हमारे 6 कैबिनेट कमेटीज़ हैं, लेकिन अभी हमने 2 न्यू कमेटीज़ को ऐड किया कैबिनेट कंस्टिट्यूट्स के। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड 8 की कैबिनेट कमेटीज़ इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ 2 न्यू कमेटीज़। 2 कमेटीज़ का कैबिनेट कमेटीज़ होती क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं और जो अपना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से अपनी पावर्स लेती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही सेटअप की जाती है। इसके जो नंबर, नॉमेनक्लेचर, कंपोजिशन है वो टाइम टू टाइम वेरीफाई करते रहते हैं। 2 तरह की होती हैं, भी स्टैंडिंग होती है, एडहोक होती है। स्टैंडिंग होती है जो परमानेंट नेचर होती है। एडहोक क्या होती है? जब आपको ज़रूरत हो आप बना लेते हो और जब उसका काम खत्म हो गया तो उसको सीज कर देते हो। फंक्शन क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है ताकि जो कैबिनेट पे इतना ज़्यादा वर्क है उसके वर्कलोड को कम करने के लिए इसको हम बनाते हैं। कैबिनेट कैन रिव्यू देयर डिसीजन। कैबिनेट कमेटी ने जो भी डिसीजन लिया कैबिनेट उसे रिव्यू कर सकती है। कंपोजिशन क्या है? देखो गाइज ये पूछा जाता है, मतलब मैं आपको कराऊंगी जब भी क्वेश्चंस, जब मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगी तो उसमें मैंने खुद ये क्वेश्चन किया है कि कंपोजिशन क्या है, क्या इसमें सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स इंक्लूड होते हैं या नॉन मेंबर हो सकते हैं या नहीं। तो इसमें वैसे तो नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। दे नॉट इंक्लूड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट्स कवर्ड बाय दैम बट ऑल्सो इंक्लूड देयर सीनियर मिनिस्टर। देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8। हर कैबिनेट कमेटी में मेंबर्स कितने होते हैं? 3 से लेके 8 तक में वेरी करते हैं। मोस्टली जो कैबिनेट कमेटी के हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर। ये भी पूछ लेते हैं कि कैबिनेट कमेटी को कौन हेड किया जाता है, उसमें लिख देंगे ऑल द कमिटीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नो, प्राइम मिनिस्टर 8 में से 6 कमेटीज़ का तो हेड है लेकिन 2 कमेटीज़ का हेड नहीं है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है कैबिनेट मिनिस्टर भी एक्ट कर लेते हैं एज अ चेयरमैन। कुछ और न्यूज़ में देख लेते हैं। अभी देखो हम कमेटी देख लेते हैं, 8 कमेटीज़ हैं। सबसे पहले एक होती है अपॉइंटमेंट कमेटी। वो डिसाइड करती है सारी हाई लेवल अपॉइंटमेंट में सेंट्रल सेक्रेटरीट, पब्लिक एंटरप्राइजेस के, बैंक्स के, 3 सर्विस चीफ्स के, ये सब अपॉइंटमेंट का काम दिखता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये सारा रिव्यू करते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट देखती है, फिक्सेशन ऑफ प्राइस को डील करती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के या एसेंशियल कमोडिटीज़ के। इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ एंड रिव्यू करते हैं रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। ये जो भी इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है उनको भी क्या करती है? कंसीडर करती है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी है वो सारे शेड्यूल देखते हैं कि पार्लियामेंट के सेशंस कब करना है, मॉनिटर करती है गवर्नमेंट बिजनेस के प्रोग्रेस को। पॉलिटिकल अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी क्या करती है? सारे पॉलिसी मैटर्स पे डील करती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन अफेयर्स हो। जो सिक्योरिटी पे कैबिनेट कमेटी है वो लॉ एंड ऑर्डर पे डील करती है, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। ये और भी वही केसेस भी कंसीडर करती हैं जहाँ पे अगर डिफेंस में एक्सपेंडिचर जहाँ पे 1000 करोड़ से ज़्यादा हो उसको भी क्या करती है? ये डील करती है। डिफेंस में अगर हम कुछ 1000 करोड़ से ज़्यादा कुछ कैपिटल पे एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, ये सारे गवर्नमेंट को कौन सा अकोमोडेशन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या अकोमोडेट करना है उन पे भी डील करती है। अब जो 2 न्यू कमेटी हमने ऐड करी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पे करिए, एक एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पे करिए। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा हमारा इसमें क्या मकसद है। ये की प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगी ताकि हम टाइम बाउंड बेसिस पे उन सब प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। जहाँ जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है उन्हें ये टाइम बाउंड मैनर में क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी। एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट में जो कैबिनेट कमेटी करेगी वो क्या करेगी? डायरेक्शन ऑल पॉलिसी, प्रोग्राम, स्कीम और इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव लेगी जिससे स्किल डेवलप्ड हो सके और एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? इंक्रीज कर दे। प्राइम मिनिस्टर इज़ पार्ट ऑफ 6 पैनल्स एक्सेप्ट कमेटी ऑन एकोमोडेशन एंड द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मतलब कमेटी ऑन एकोमोडेशन का नहीं है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का पीएम हेड नहीं है, बाकी हर एक कमेटी का हेड। सो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सेकंड पार्ट कवर हो चुका है, देखती हूँ मैं अगर आज ही थर्ड पार्ट स्टार्ट करूँ। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।